हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एस के झा सर के द्वारा लिखित एनसीईआरटी वन लाइन एग्जाम्पलर में क्वेश्चन नंबर 200 से लेकर 250 तक आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। दूसरा, मेढक में थायरॉक्सिन के स्राव से टेडपोल वृद्धि करता है। मेढक में किसका स्राव होता है जिससे टेडपोल वृद्धि करता है? थायरॉक्सिन के स्राव से टेडपोल वृद्धि करता है। टेडपोल के लिए किसकी जरूरत ज़्यादा होती है? I2 मतलब आयोडीन की जरूरत ज़्यादा होती है। टेडपोल की वृद्धि के लिए आयोडीन की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस इत्यादि में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसे जो पालक, हरी सब्जियां खाते हैं उनमें क्या होता है? लोहा होता है। बल किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जाता है। अच्छा, जब कोई वस्तु होती है, कोई वस्तु ऐसे रखी हुई है तो वो रखी रहती है जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स या नहीं लगाते तब तक वो मूव नहीं करती। तो वही लिखा है, बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। घर्षण हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। अब देखिए, ये बहुत ही सिंपल सा है कि घर्षण विपरीत, जैसे हम आगे को चलते हैं तो घर्षण किधर लगता है? पीछे की तरफ लगता है। जैसे हम इस साइड को मूव कर रहे हैं तो घर्षण किस साइड लगेगा? अपोजिट साइड लगेगा, तभी हम आगे को मूव कर पाएंगे। चुंबक द्वारा लगाया गया बल एक असंपर्क बल का उदाहरण है। चुंबक द्वारा जो बल लगाया था वो कैसा? असंपर्क, मतलब वो आपस में कांटेक्ट में नहीं आते, फिर भी वो क्या करते हैं? एक दूसरे को फोर्स लगाते रहते हैं। जैसे अपोजिट पोल को सामने लाएंगे तो क्या होगा? उसमें फोर्स जनरेट हो जाएगा। द्रव तथा गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालते हैं। द्रव तथा गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालते हैं। इसको हम समझने के लिए क्या कर सकते हैं? एक गुब्बारा लेते हैं, उसमें जब हवा भरते हैं, हवा क्या होती है? ज़्यादा हो जाती है तो गुब्बारा ब्लास्ट हो जाता है। इससे पता चलता है कि जो अंदर एयर है वो किधर? बाहर की तरफ प्रेशर लगा रही है। सतह के बीच अनियमितता के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। जैसे हम लोगों ने सुना है स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस। तो जो जिस सरफेस होती है, अगर स्मूथ सरफेस पे घर्षण बल जीरो होता है क्योंकि वो नियमित सरफेस होती है, इसीलिए वो क्या होता है? वहाँ घर्षण बल कम होता है और हम स्लिप हो जाते हैं। और जैसे ही उबड़ खाबड़ ले लेते थे, हम इजीली वहाँ पे दौड़ सकते हैं। जो ट्रैकिंग, जो आप लोग रेसिंग ट्रैक बनाए जाते हैं वो कभी स्मूथ नहीं बनाते। कैसे बनाए जाते? रफ या अनियमित बनाए जाते हैं। तरलों द्वारा लगाया गया बल कर्षण बल कहलाता है। जो तरल होते हैं, अंदर लिक्विड होते हैं, उनके द्वारा लगाए गए बल को क्या कहते हैं? कर्षण कहते हैं। और जो ठोस द्वारा लगाया जाता है उसको घर्षण कहते हैं। विद्युत निष्कर्ष में उपयोग होने वाली छड़ इलेक्ट्रोड कहलाती है। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पढ़ी होगी आपने, उसमें जो छड़ को यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस क्रमशः धनायन और ऋणायन पर निकलती है। अब देखिए, H प्लस होता है, हाइड्रोजन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये कहाँ जाएगा? निगेटिव टर्मिनल पे। और ऑक्सीजन क्या होता है? निगेटिव होता है, तो कहाँ कलेक्ट होगा? पॉजिटिव टर्मिनल पे। ये बताया गया है कि ये क्या हो गया? अपोजिट टर्मिनल पे कलेक्ट हो जाएंगे। सस्ते धातु पर महंगे धातु की परत चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है। हम लोग देखते हैं, हम लोग मार्केट से ज्वेलरी लाते हैं आर्टिफिशियल, वो क्या है? बिल्कुल गोल्ड की तरह चमकती है। क्या प्योर गोल्ड डलता? नहीं, उस पर क्या होता है? उसकी एक छोटी सी परत चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? जब एक एम्बर, ये क्या है? जब एक एम्बर, एक प्रकार की रॉड होती है, ये पतली सी और ट्रांसपेरेंट रॉड दिखा देती है, को फर से रगड़ते हैं। फर का मतलब होता है जैसे हम कम्बल वगैरह हो गए, इसमें जैसे फर हो उस पर रगड़ते हैं तो यह क्या होती है? विद्युत आवेश उत्पन्न करती है। इसका देखिए यूट्यूब पे बहुत बड़े इसमें चला, उसके बालों पे वो कम्बल रगड़ता है और वो जला देता है। तो ऐसे ही एक एम्बर रॉड आती है, उसको जैसे ही रगड़ेंगे फर पे तो वो क्या होगी? विद्युत आवेशित हो जाएगी। सजातीय आवेश एक दूसरे का प्रतिकर्षण और विजातीय आवेश एक दूसरे का आकर्षण करते हैं। ये तो आप लोग पता है कि पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे? आपस में रिपेल करेंगे, मतलब प्रतिकर्षण होगा। और निगेटिव और पॉजिटिव में क्या होगा? आकर्षण होगा। ठीक है। विद्युतदर्शी में किसी वस्तु को आवेशित होने का पता लगाया जाता है। देखिए, विद्युतदर्शी से किसका पता लगाया जाता है कि वस्तु में आवेश है या नहीं? इसका पता लगा किससे लगाएंगे? विद्युतदर्शी से। विद्युत विसर्जन त्वरित के समय उत्पन्न होता है। विद्युत विसर्जन किसके समय उत्पन्न होता है? मतलब चार्ज कब आता है? जब बिजली चमकती है।
दुर्बल भूकंप क्षेत्र को क्या बोलते हैं? भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। जैसे जहाँ पे भूकंप की संभावना क्या होती है, बहुत कम होती है, उसको क्या कहते हैं? भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। तो भ्रंश क्षेत्र में कौन सा आएगा? केंद्रीय हिमालय, समस्त पूर्व, मतलब ये कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, ये वाला पार्ट, कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध का मोगा के मैदान, और दक्षिण भारत के भाग। दक्षिण भारत के और महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, ये सब वाले जो पार्ट है, इनमें क्या होता है? भूकंप दुर्बल भूकंप क्षेत्र में आते हैं। इनको क्या बोलते हैं? भ्रंश। दुर्बल भूकंप क्षेत्र को क्या बोलते हैं? भ्रंश क्षेत्र भी बोलते हैं। भूपरपटी भूकंप उत्पन्न करने का उत्तरदायी प्लेट है। हम लोग पढ़ते हैं ना प्लेट टेक्टोनिक वेव थ्योरी, तो वही ये भूपरपटी जो होती हैं, ये किसके लिए जिम्मेदार होती हैं? भूकंप के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये यूरेशियन प्लेट हमने पढ़ी है, एशियन प्लेट पढ़ी है। तो ये प्लेटें हैं, ये किसकी उत्तरदायी होती हैं? ये भूकंप की उत्तरदायी होती है। चिकने पृष्ठ से हमेशा नियमित परिवर्तन तथा खुरदरे या अनियमित पृष्ठ से विस्तृत परिवर्तन होता है। देखिए, अभी मैंने इससे पहले एग्जाम्पल लिया था, किसका एग्जाम्पल लिया था हमने? घर्षण बल का लिया था। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे सेट कर सकते हैं आप, और उसी से इसको समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे सामने आएगा। अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे हम लोग। पितरिका आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा तथा आँख के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो पितरिका क्या होता है? आँख में जो नेत्र में प्रकाश जाता है उसकी मात्रा को कौन कंट्रोल करता है? पितरिका करती है। और जो आँखों का कलर होता है वो किसके कारण होता है? पितरिका के कारण होता है। ये चीज़ याद रखेंगे, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। शंकु जो तीव्र प्रकाश, और शालकाएँ जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राह ही होते हैं। अब देखिए, पूछा जाएगा कि तीव्र प्रकाश के लिए कौन जिम्मेदार है? तो शंकु। शंकु क्या होता है? ये हमारे अंदर क्या पाई जाती हैं? ये हमारे अंदर पाई जाती हैं शलाका, मतलब ये एक शेप पाया जाता है। कोन शेप में क्या होती है? मसल्स होती हैं। जो कोन शेप में मसल्स होती हैं वो किसके लिए? तीव्र प्रकाश के लिए। और जो सिलेंड्रिकल होती हैं वो किसके लिए होती हैं? वो होती है मंद प्रकाश के लिए। शंकु रंग के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो रंग के लिए उत्तरदायी कौन हो गया? दो चीज़ें, पितरिका और शंकु। तितली में बड़े नेत्र वास्तव में सहस्त्र छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं। ये एक फैक्ट है, इसको एज इट इज याद कर लें। रात्रि के क्षेत्र में देखने वाले जंतु में रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएँ तथा कम मात्रा में शंकु होता है। अभी देखिए बताएं, शलाकाएँ क्या होती हैं? बहुत डिम लाइट में जो वर्क करती हैं वो क्या होती है? शलाकाएँ होती हैं। और जो ब्राइट लाइट में वर्क करती हैं वो शंकु होती हैं। तो जैसे जो रात्रिचर प्राणी, जैसे उल्लू होता है, तो उल्लू में सबसे ज़्यादा क्या होंगी? शलाकाएँ होंगी। और जैसे ह्यूमंस में या फिर जो एनिमल हैं जो दिन में वॉक करते हैं उनमें क्या होगा? उसमें शंकु ज़्यादा होगा, मतलब शंकु की मात्रा ज़्यादा होगी और उनमें शलाकाओं की मात्रा ज़्यादा होगी। पदार्थ के अणु की गति के कारण उत्पन्न ताप तथा अणुओं की गति ऊर्जा के कारण उत्पन्न ऊष्मा उत्पन्न होता है। देखिए, पदार्थ में अणु की गति के कारण ताप उत्पन्न होता है। जैसे कोई पदार्थ हुआ, जैसे मटेरियल हुआ, उसमें क्या है? जब अणु मूव करते हैं तो उसमें क्या होता है? ताप उत्पन्न होता है। और उसके कारण क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब अणु मूव करेगा तो उसमें क्या होगा? जैसे हम कुछ मूविंग बॉडी देखते हैं तो क्या होता है? धीरे धीरे वहाँ पे क्या होता है? उस एरिया को, एयर भी उस एरिया की क्या होती है? हीट हो जाती है। हम कोई रॉड लेंगे जो गर्म रॉड है और उसके आसपास की देखिए एयर भी क्या होती है? हीट हो जाती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अणु में उत्पन्न गति क्यों होती है के कारण क्या होता है? वहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। इसको देखिए फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। पदार्थ में अणु की गति के कारण ताप उत्पन्न होता है। पदार्थ होता है, पदार्थ में अणु की गति होगी तो उसमें क्या होगा? ताप उत्पन्न होगा। और अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण जब अणु मूव करेगा तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी, तो उससे क्या होगी? ऊष्मा उत्पन्न होती है। ताप बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, पानी हम लोग क्या करते हैं? बॉयल करते हैं, तो उसमें जैसे ही ताप बढ़ता है तो जो नीचे वाले अणु होते हैं वो ऊपर की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है? कन्वेक्शन करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। विभिन्न पदार्थों के कणों स्वतः ही मिलना विसरण कहलाता है। विसरण क्या कहलाता है? देख, क्वेश्चन पूछा जाएगा विसरण क्या होता है?
तो विसरण होता है दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिलना, मतलब कुछ हम उसमें कुछ नहीं कर रहे, वो खुद ही मिल रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? विसरण। बल लगने पर ठोस टूट सकता है लेकिन इसका आकार नहीं बदलता, यह गुण दृढ़ता कहलाता है। इससे कोई ठोस था, उसमें बल लगा तो वो टूट गया छोटे छोटे में, लेकिन वो ठोस का ठोस ही रहा। जैसे हमने किसी पहाड़ या पत्थर को तोड़ा या पहाड़ को तोड़ा तो वो छोटे छोटे बारीक कणों में बदल जाएगा, लेकिन वो रहेंगे क्या? सॉलिड के सॉलिड ही। इसको क्या कहते हैं? इस गुण को दृढ़ता कहते हैं। अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का विपसन तीव्रता से होता है। जैसे अब क्या कहते हैं, जो सिलेंडर्स होते हैं उसमें हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, हम गैस को फिल करते हैं, और जैसे ही क्या होगा, जब सिलेंडर में हाई प्रेशर है और एटमॉस्फेयर में लो प्रेशर है, जैसे ही क्या होगा, वहाँ से लीकेज स्टार्ट होगा, तो वो क्या होगी? हाई टू लो जाना चाहिए। तो इससे अगर जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतनी जल्दी तीव्रता से गैस फैलेगी। किसी ठोस पदार्थ का गलनांक उसके मध्य आकर्षण बल को दर्शाता है। अब ये क्या बताया गया कि कोई ठोस होगा, उसका गलनांक क्या होगा, उसके बीच किससे पता लगेगा? उसके बीच कितना न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, मतलब उसके अंदर कितना फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्स है, मतलब मॉलिक्यूल के बीच में कितना फोर्स है, वो क्या दिखाएगा कि उस ठोस का गलनांक कितना है। जितना अच्छा बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा गलनांक होगा, जितना लो बॉन्ड मतलब जितना वीक बॉन्ड होगा उतना कम गलनांक होगा। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। जब कोई ठोस गलना शुरू कर देता है तो उसमें क्या होता है? तापमान नियत रहता है। तापमान क्या रहेगा? सेम टेम्परेचर पे गलेगा ना, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर तो गलेगा नहीं। जैसे 0 डिग्री के बाद बर्फ़ क्या होगा? गलना शुरू होती है, तो 1 डिग्री टेम्परेचर पर वो क्या होगी? पूरी बर्फ़ गल जाएगी, या उससे कम टेम्परेचर पे क्या होगा? समान टेम्परेचर पे रहेगी, तब वो क्या कहेगी? उसका जब वो गलेगी तो उसका टेम्परेचर क्या रहेगा? सब समान रहेगा। ठोस के गलने की प्रक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। बिल्कुल सही है। जैसे जब हम बर्फ़ लेते हैं तो बर्फ़ में क्या होता है? बर्फ़ 0 डिग्री पे होती है, बाहर अगर में 25 डिग्री होता है, तो वहाँ से ऊष्मा लेता है और वो गलना शुरू करता है। इस ऊष्मा को गलन या सलना की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? जो ऊष्मा ली जाती है उसको क्या कहेंगे? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। पदार्थ की अवस्था यानी ठोस, द्रव, गैस तापमान के द्वारा तय होती है। अब जैसे पदार्थ की अवस्था होंगी तो ठोस, द्रव, गैस किसके द्वारा निर्धारित की जाएंगी? तापमान के द्वारा। सिंपल सी बात है ये। जब 0 से नीचे जाएंगे तो वो ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ चीज़ें 0 से नीचे आने पे ठोस में कन्वर्ट नहीं होती, लेकिन एक टेम्परेचर पे वो क्या होंगी? सॉलिड हो जाएंगी। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लिक्विड और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर गैस में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो कौन सा वेरी कर रहा है? तापमान की वजह से ये अवस्थाएं वेरी कर। 1 ATM 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला कितना होता है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। इसको याद रखेंगे, ये कभी कभी न्यूमेरिकल वीडियो डायरेक्ट पूछ लेता है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया बाष्पीकरण। अब देखिए क्वेश्चन याद रखेंगे, जब बाष्पीकरण होता है तो तापमान क्वथनांक से कम होता है, और जब क्वथनांक से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? बाष्पन। क्या कहेंगे? बाष्पन कहलाता है। जैसे 100 वाटर की बात करते हैं, वाटर का इवेपोरेशन होता है, मतलब बाष्पीकरण होता है, सनलाइट में होता है, तो उसका कोई टेम्परेचर फिक्स नहीं है, वो क्वथनांक से नीचे जाता है। क्वथनांक कितना है उसका? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब 100 सेंटीग्रेड बॉयल करते हैं उसके बाद उसमें वेपर बनना शुरू होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? बाष्पन शुरू होता है। तो क्वथनांक से नीचे क्या होगा? क्वथनांक से नीचे क्या होगा? बाष्पीकरण। और क्वथनांक से ऊपर क्या होगा? बाष्पन होगा। बाष्पीकरण एक क्या है? सतही प्रतिक्रिया है। तो जो पानी होता है वो लेवल वाइज, मतलब सतह वाइज होता है। मतलब कहीं सतह पे पहली ऊपरली सतह से बाष्पन होगा, फिर जब ऊपर वाला हो जाएगा फिर नीचे से, तो सतह दर सतह बाष्पन होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियान बल्ब में प्लाज्मा होता है। ये प्लाज्मा रक्त प्लाज्मा वाला प्लाज्मा नहीं है, यहाँ पे ये प्लाज्मा स्टेट की बात करें। इसमें इस स्टेट में क्या होता है? जो एटम होते हैं वो ना पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज में टूट जाते हैं, जिससे क्या होता है? हमें फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या दिखाई देता है? हाई टेम्परेचर हो जाता है उसके अंदर, और वहाँ पे क्या दिखाई देता है? हमें प्रकाश दिखाई देता है, जिस रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होगा, या स्कैटरिंग की वजह से वहाँ पे क्या दिखाई देगा? हमें प्रकाश दिखाई। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा स्टेट है एक, और उस स्टेट में क्या होगा? जो सॉलिड होता है वो किस में? अपने आयंस में टूट जाता है, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। कम घनत्व तथा कम ताप पर पदार्थ को ठंडा करने
से बीईसी तैयार किया जाता है। तो बीईसी कैसे तैयार किया जाता है? कम घनत्व और कम तापमान पर पदार्थ को ठंडा करने से। कम घनत्व कम, तो बीईसी क्या होता है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। ये बीईसी होता है, एक स्टेट की बात कर रहा है, तो वही है बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। रंगों को पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रोमेटोग्राफी। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? तो रंगों का पृथक करने की प्रक्रिया होती है। जिस पदार्थ का क्वथनांक 25 डिग्री से कम का अंतर होता है उसे परावजीय आवर्धन द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। इसे जिस पदार्थ का क्वथनांक के बीच 25 डिग्री के कम अंतर होता है, मतलब जैसे बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होगा? 25 से कम होगा जिन दोनों का, उसे प्रभाजी आसंजन द्वारा क्या किया जाता है? अलग किया जा सकता है, जैसे नमक और पानी का मिक्सचर। वायु में विभिन्न गैस तथा पेट्रोलियम उत्पादों को प्रभाजी आसंजन के बीच से अलग किया जाता है। पदार्थ वह गुण है जिसका अवलोकन एवं वर्णन किया जा सकता है, भौतिक गुण कहलाता है। किसी पदार्थ के गुणों का अवलोकन करके जो वर्णन किया जाता है वो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है या भौतिक गुण कहलाता है। मोमबत्ती की जलने में भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। जैसे मोम जब मेल्ट होता है तो भौतिक परिवर्तन होता है, और जो उसका वो धागा होता है, धागा जलता है तो वो कौन सा होता है? रासायनिक। क्योंकि धागे को वापस हम प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन मोम को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। जिसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं वो भौतिक परिवर्तन होता है, जिसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया? तो रॉबर्ट बॉयल। सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया? रॉबर्ट बॉयल ने किया। तत्व को सबसे परिभाषित किसने किया? देखिए, तत्व शब्द का यूज किसने किया? बॉयल ने किया। परिभाषित किसने किया? लेबोजियर ने किया। किसने किया? लेबोजियर ने किया था। 92 तत्व प्राकृतिक होते हैं, जिसमें 11 तत्व गैस 2 द्रव अवस्था में पाया जाता है। 92 तत्व क्या होते हैं? 92 तत्व जो होते हैं वो प्रकृति में पाए जाते हैं। 11 तत्व गैस और 2 तत्व द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। द्रव अवस्था में कौन सा पाया जाता है? कौन कौन से पाए जाते हैं? यस, मरकरी और गैलियम। वेरी गुड। H2S एक रंगहीन गैस है जिसे सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है। H2 कैसी है? H2 को कैसे पहचानेंगे? सड़े हुए अंडे की महक आएगी तो क्या होगा? वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होगी, H2S गैस होगी, जो एक रंगहीन गैस होती है। सबको कलर दिखेगा नहीं, आप उसकी स्मेल से ही पहचान सकते हैं। यौगिक को केवल विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जाता है। जो यौगिक होते हैं, अभी हमने मिक्सचर पढ़ा था, मिक्सचर को तो हम अलग अलग तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन जो यौगिक बन जाता है, मतलब जो कंपाउंड बन जाता है, उसको कैसे? और जिसमें रिएक्शन हो चुकी है उसको किससे? रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निलंबन में कणों को आंखों से देखा जा सकता है। निलंबन में कणों को आंखों से देखा जा सकता है। केवल विषवांगी मिश्रण ही टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। विषवांगी मिश्रण जिसको कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें क्या होता है? जिसमें मिक्सचर अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होते, तो वहाँ पे क्या हमें टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। अगले पार्ट में हम लोग करेंगे 151 से लेकर 251 से लेकर 300 तक। तब तक के लिए आप इसको रिवीजन कीजिए, ईयरफोन लगाइए, 2x स्पीड पे आप इसको सुन सकते हैं और इजीली आप इसको समझ सकते हैं। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं, जब आपका फ्री टाइम हो तो आप इसको रिवीजन कीजिए। ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।